टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। सर, आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं और बहुत सारे रिसर्च करके आप लाते हैं। पिछला आपका रिसर्च काफ़ी लोगों ने देखा, करीब 1 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक रिसर्च मुकेश पटेल जी ने करके लाया है, उस पर मैं चर्चा करूंगा शो में आगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर अपनी आमदनी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF अपने लोगों में बांट देते हैं तो क्या बच सकते हैं टैक्स की देनदारी से? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाले मुनाफे पर कब और कितना लगेगा टैक्स? और साथ में भी बताएंगे अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो टैक्स की देनदारी आप पर कितनी बनती है और उसको आप कैसे बचा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इन दिनों बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास भी और हमारे टैक्स गुरु जो मुकेश पटेल जी उनके पास भी, वह है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर के। ये इस पे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जिसको इनकम टैक्स कानून के तहत एक अलग दर्जा प्राप्त है और इस दर्जा प्राप्त होने की वजह से जो है टैक्स के नियम में कई सारे बदलाव हो जाते हैं। सामान्य टैक्स के नियम वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुकेश पटेल जी, ये विशेष दर्जा क्या प्राप्त है और HUF कब टैक्स के दायरे में आ जाते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया है। सबसे पहले तो आयकर कानून में जैसे आपने बताया HUF को एक अलग स्टेटस, टैक्स स्टेटस दिया गया है और HUF और इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो एक सरीके रखे गए हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग का एक जो बेसिक मास्टर की है वो क्या है कि आपके फैमिली में आपकी जो भी इनकम है वो आप अपने फैमिली के एंटिटीज में डिवाइड करिए, इंडिविजुअल में, वाइफ में, HUF में, अपने बच्चों में। तो यहाँ HUF का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेटस एज्यूम होता है। और आपने जैसे कहा, लोगों को ये होता है कि भाई हमारा तो HUF है ही नहीं। ये एक मिथ है, ना समझ बात है, क्योंकि HUF तो कोई भी व्यक्ति जिस दिन उसकी शादी होती है, लक्ष्मण जी, HUF कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। HUF का अस्तित्व तो आ ही जाता है और ये एग्जिस्टेंस में जो HUF आता है, आप जब तक उसको टैक्स के हेतु से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह के हेतु से उपयोग नहीं करेंगे तब तक आपको उसके फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई HUF का आप पान लीजिए, बैंक अकाउंट खोलिए और फिर HUF की इनकम बढ़ाइए। अब जैसे आपने कहा तो सवाल का जवाब ये हो गया कि HUF comes into existence the day you get married. So start your account from that day. और जैसे जैसे आपके HUF में आपके बच्चे होते हैं तो they become part of, so husband, wife and children, sons and daughters, वो सब HUF के मेंबर्स हो जाते हैं। इसमें हालांकि बड़े सही मुद्दा कहा इन्होंने, मुकेश पटेल जी ने, कि जिस दिन आपकी शादी होती है उसी दिन आप HUF के हिस्सेदार बन जाते हैं, उसी दिन आप HUF अकाउंट खुलवा लीजिए। हालांकि उस दिन तो मुश्किल होता है, जो लोग शादी की खुशी में मशगूल रहते हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद जितना जल्दी वो खुला देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें एक सवाल मुकेश पटेल साहब जो आप बता रहे थे तो मेरे मन में उठा कि क्या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा HUF का मेंबर बन सकता है क्या? आपको क्या लगता है? उसका जवाब ये है कि जरूर बन सकता है। कैसे, आप पूछेंगे। अब देखिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं तो मैं मेरे पिताजी का जो HUF है उसका मैं मेंबर रहा हूं, क्योंकि जिसमें मेरे पिताजी, माताजी, मैं, मेरी बहनें, ये सब हम मेंबर्स हैं। तो मैं कोपार्टनर मेरे फादर के HUF में जब होता हूं तो आई एम पार्ट ऑफ अ बिगर HUF। और जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन से मेरा अपना खुद का HUF हो गया, तो जिसका मैं करता हूं। और ये HUF में मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वो भी मेंबर्स हैं। इवन फीमेल मेंबर की बात करें
तो जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक वो अपने पिता के एचयूएफ में मेंबर होती है। और अब तो जो नया कानून है उसके हिसाब से शादी के बाद भी शी कंटिन्यूज टू बी अ को पार्टनर इन द फादर्स एचयूएफ एज वेल एज वो अपने हस्बैंड, अपने पति के एचयूएफ में भी मेंबर वाइफ के नाते बन जाती है। और जैसे मैंने आगे बताया लक्ष्मण जी, एचयूएफ है आपको 3 लाख तक की या 2.5 लाख ओल्ड स्कीम में है तो एग्जम्पशन है। जो भी डिडक्शंस इंडिविजुअल को मिलते हैं वो सब मिलते हैं। रिबेट को छोड़ के आपको सब फायदे मिलते हैं। और नई स्कीम की मैं एक ही लाइन में बात करूं तो 15 लाख की आपकी एचयूएफ की इनकम है तो केवल 10% एवरेज रेट के हिसाब से 1.5 लाख का आपका टैक्स होगा। अब आप समझिए टैक्स प्लानिंग की कितनी चीजें आपके लिए खुल गई, कितने फायदेमंद। लेकिन जब मेरे मन में 2 सवाल उठे हैं, एक तो एक से ज़्यादा एचयूएफ के मेंबर बनने से क्या हमें टैक्स ज़्यादा बचा लेंगे, और दूसरा कई सारे एचयूएफ एक ट्रेंड चला हुआ है कि अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने मेंबर के बीच में, तो क्या यहाँ भी टैक्स बचा लेंगे? तो दोनों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मुकेश पटेल साहब। इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे शो में, क्योंकि इसमें कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। चलते हैं प्रयागराज, जहां से अशोक गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपनी सिस्टर के हस्बैंड से 70,000 के शेयर्स मिले हैं, तो ये टैक्सेबल होंगे या एग्जम्प्ट हैं? किस सेक्शन में एग्जम्प्ट होगा और इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? अगर मैं पहले तो जी मैं समझ गया आपका सवाल। मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में बांट के बताता हूं। सबसे पहले तो जो गिफ्ट आपको 70,000 की मिली, अब 50,000 से ज्यादा है, इसलिए आपके मन में सवाल ये खड़ा होगा कि 50,000 के अंदर होती और कोई गिफ्ट नहीं होती वित्तीय वर्ष में तो वो एग्जाम था। पर 50,000 से ज्यादा है तो आपको एग्जामिन ये करना है कि ये रिलेटिव के दायरे में मिली हुई गिफ्ट गिनी जाएगी या नहीं। तो सेक्शन 56(2) में जो लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स हैं उसमें जो आपकी रिलेशनशिप आपने बताई, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, उनका समावेश हो जाता है। इसलिए आपको इस पर कोई भी 70,000 क्या 7 लाख भी होता तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये आपका पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि इसको लॉन्ग टर्म कब माना जाएगा। तो इसके लिए जो विशेष प्रावधान है कि जब आपको बख्शीश के द्वारा कुछ भी मिलता है तो कब मिला और उसका मूल्य क्या गिना जाए फॉर टैक्स पर्पसेस। तो इसमें जो 2 विशेष नियम हैं, ये पहला नियम ये कहता है कि भले आपको आज मिला और आप कल बेच दें तो भी वो लॉन्ग टर्म इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर जिसने आपको दिया है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग मिला के अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। सेकेंडली, द कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग, माना उन्होंने क्या भाव से एक्वायर किए थे। और जैसे आप जानते हैं 31 जनवरी 2018 वाला हमारा नियम है ग्रैंडफादरिंग का, उसके पहले का है तो वो ग्रैंडफादरिंग का जो फायदा है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसका फायदा लेके आप अपने एलटीसीजी की गिनती कर सकते हैं 10% के रेट के हिसाब से। अशोक गुप्ता जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी जी। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं मुकेश जी। ये है पंजाब से विनय अग्रवाल साहब हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय अग्रवाल साहब को नमस्कार जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू पीएमएस। ठीक है। एंड द पीएमएस जो है हमसे वो एक फीस चार्ज करता है ऑन इंसेंटिव बेसिस पे, वी अर्न देन दे चार्ज फीस फॉर 20%। ठीक है। अब मुझे ये पूछना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इफ आई अर्न अराउंड 10 लाख रुपीज, दे चार्ज मी 20% एंड आफ्टर टेक्सिंग आई हैव अर्न्ड टैक्स। तो मुझे जो टैक्स पे करना है वो 10 लाख पे पे करना है या उनकी कमीशन काटूंगा 1 लाख पे करना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लंबे समय बाद पीएमएस पे सवाल आया। मुकेश पटेल साहब क्या कहेंगे इनको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही रोचक सवाल है लक्ष्मण जी। और हालांकि इस मुद्दे पर मुझे जरूर विनय जी को ये बताना चाहिए कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के थोड़े डिवाइडेड व्यूज जरूर है
कुछ ट्रिब्यूनल्स ने ऐसा व्यू लिया है कि ये नहीं मिल सकता है कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन में, लेकिन काफ़ी कुछ ट्रिब्यूनल्स ने इनफैक्ट जिन्होंने पॉजिटिव व्यू लिया है वो मेजॉरिटी है। इसलिए आपको एक कॉन्फिडेंस इसमें से आप ले सकते हैं। और इसका जो लॉजिक है मैं आपको समझाऊं हमारे दर्शकों को लक्ष्मण जी, कि कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन में सेक्शन 48 के तहत ये कहा गया है कि एनी एक्सपेंडिचर wholly and exclusively incurred in connection with the transfer of shares क्योंकि एसेट है तो वो आपको खर्च के तौर पे डिडक्शन मिल सकता है। अब सवाल ये है कि जब आपको पीएमएस मैनेजर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के हिसाब से आपको जो मुनाफा मिलता है कैपिटल गेन के तौर से, उसमें वो जो अपनी फीस लेते हैं, तो ये फीस अगर उन्होंने चार्ज नहीं की होती, ये सर्विसेज दी नहीं होती, तो आपको ये गेन नहीं होता था। तो ये जो फीस है इट इज incurred in connection with the transfer which has given rise to the gains। तो मेरा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है और ट्राइब्यूनल्स ने भी ये कहा है। तो लक्ष्मण जी हमारे दर्शकों को ये कह सकते हैं कि पीएमएस फीस को आप जरूर अपने कैपिटल गेन्स में से डिडक्शन के तौर पे लीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया विनय जी। ये बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया है, हमें उम्मीद है कि आपकी दुविधा, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल क्लियर हो गया, तो हम डिडक्शन में ये लिंक करें। हाँ, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल ने कहा। मुकेश पटेल साहब, जहाँ पे ट्रिब्यूनल का फैसला परस्पर विरोधी होता है, तो वैसे में इनकम टैक्स वाले किसकी बात मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको यू हैव टू फाइट। अभी क्या है कि कई केसेस में हाई कोर्ट तक इसलिए बैटर नहीं जाती है अगर एक ही मुद्दा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में जाने के लिए डिपार्टमेंट आपकी फेवर में मान लीजिए आ गया कोई जजमेंट, तो 50 लाख से ज्यादा स्टेक है तभी वो कमिश्नर अपील से ट्राइब्यूनल में, और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो 1 करोड़ से ज्यादा स्टेक है तो इसलिए कमिश्नर अपील्स के पास आप अपना अच्छी तरह से केस रखें और ये क्लेम करें। इसमें नुकसान कोई नहीं है क्लेम करने में, ज्यादा से ज्यादा क्या आपका लीगल क्लेम डिसअलाउ होगा, उस टाइम पे आप टैक्स भर सकते हैं और आपने कोई गलत तो किया नहीं है, क्योंकि यू आर रिलाइंग ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त है फिलहाल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बात बताएंगे जो आपने शुरू में कहा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर अपनी आमदनी को अपने मेंबर के बीच में बांट लेते हैं तो टैक्स की देनदारी क्या घट जाती है या फिर बनती है? कैसे बचता है टैक्स? ऐसे में बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि एचयूएफ को लेकर के 2-3 उलझने हैं, उसको सुलझाएंगे। वही सुलझाने की पहले कोशिश करते हैं, फिर लोगों के सवाल लेंगे। मुकेश पटेल साहब, 3 छोटे छोटे सवाल हैं, संक्षिप्त में जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। पहला ये कि एचयूएफ अगर अपने सदस्यों के बीच में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो टैक्स की देनदारी कैसे बनती है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने खड़ा किया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 का आप सीधा आधार लेके आप टैक्स का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और हम कहेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एचयूएफ अपने मेंबर को कुछ भी पैसा देता है तो मेंबर को उस पर कोई टैक्स लग नहीं सकता। इसको कैपिटल रिसीट माना जाएगा, एग्जम्प्ट गिना जाएगा। अगर उसको इनकम भी गिनते हैं तो एग्जम्प्ट गिना जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर सेटल्ड पोजीशन है। इसमें हमें ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि काफ़ी कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास ये मुद्दा जब आया था, उन्होंने बहुत इस पर इंटरेस्टिंग एक व्यू लिया है, और उन्होंने ये कहा कि जब एचयूएफ के मेंबर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो एचयूएफ में मेंबर का खुद का अपना प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो है ही, तो जिसमें मेरा प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उसमें से मुझे कुछ मिलता है तो वो कभी मेरी इनकम गिनी जा नहीं सकती।
इसको गिफ्ट भी नहीं माना जाना चाहिए। आपने गिफ्ट ऐसे कहा, क्लियर कट डिसीजंस हैं। हालांकि आपने गिफ्ट कहा तो मुझे ये अगला सवाल यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर मेंबर एचयूएफ से गिफ्ट लेता है या देता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनता है? देखिए, इसमें मेंबर जैसे एचयूएफ को गिफ्ट देता है, मेंबर को जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो पहले सवाल में हमने देख लिया, चिंता का कोई कारण नहीं है। मेंबर जब एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो एचयूएफ के हाथ में उसको इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 56(2) के तहत रिलेटिव्स की जो लिस्ट है उसमें इसको क्लियर एक्सक्लूड किया गया है इंडिविजुअल टू एचयूएफ के केस को, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी, सेक्शन 64 के तहत जो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस हैं उसको ख्याल में रखते हुए 64(2) में अगर मैं अपने एचयूएफ को कुछ गिफ्ट देता हूं तो उसकी जो इनकम निकलती है होती है वो मेरे केस में क्लबिंग के लिए मुझे उसको कंसिडर करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल। बस गिफ्ट पे एक छोटा सा सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कि जब पिता अपने बेटे को गिफ्ट करता है तो सेक्शन 56(2) के तहत वो एग्जम्प्ट होता है, तो ये क्या नियम एचयूएफ में भी लागू होता है? जी बिल्कुल नहीं। ये कई लोग ये गलती कर देते हैं, वो समझते हैं पिता ये सोचता है कि मेरा पुत्र है वो मेरा रिलेटिव है, पुत्र रिलेटिव है, लेकिन पुत्र का एचयूएफ वो पिता का रिलेटिव नहीं है। इसलिए अगर पिता पुत्र के एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो वो पुत्र के एचयूएफ के केस में उसको इनकम माना जाएगा। हालांकि शुरू में आप मान लीजिए कि वो एचयूएफ की और कोई इनकम नहीं है तो पिता से 3 लाख का भी आप गिफ्ट लेके उसको इनकम दिखा के 0 टैक्स में आप रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन इनकम तो ये प्लानिंग हो सकता है, विल के तहत करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत ही रोचक जवाब आपने दिया। अब जल्दी से लेते हैं सवाल आगरा से, जो कि आनंद मोहन सिंघल साहब हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंघल साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या उलझन है? मेरा प्रश्न ये था, मेरी बजाज आधार की पॉलिसी थी, वन टाइम मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा 50,000 रुपए एक बारी में, और असम में छोटा 62,500, 20 साल की पॉलिसी थी, मैंने 11 साल बाद उसका प्रीमेच्योर पेमेंट ले लिया। मुझे करीब 48,000 रुपए गेन हुआ है, 50,000 98,000 मिले हैं। ठीक है, तो मुझे 40,000 का टैक्स कैसे देना है, क्या दे रहा है नहीं दे रहा है ये? ठीक है, मुकेश पटेल जी बताएंगे आपको। जी 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 जी। अब सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है, आपका केस सेक्शन 10(10)(d) के एग्जम्पशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ये जरूरी है कि आपका जो भी प्रीमियम हो वो आपकी जो एश्योर्ड वैल्यू है सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल प्रीमियम में ये नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए ये इनकम माना जाएगा। पर इसको टैक्स कैसे करेंगे? तो अब सेक्शन 45 के तहत ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे इंश्योरेंस के जो प्रोसीड्स हैं जिसको टैक्सेबल गिना जाता है उसको आप कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है उस संदर्भ में इसको कैपिटल गेन्स गिना जाएगा, और कैपिटल गेन्स माना जाता है तो आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा। तो मैंने आपके लिए ये गिनती करके रखी है आनंद मोहन जी, आप खुश होंगे कि 220 इंडेक्स थी 2013-14 की जब आपने ये पॉलिसी ली, और लक्ष्मण जी अभी कुछ दिनों पहले इस साल की 2024-25 की इंडेक्स 363 घोषित की गई है। तो इसके कारण जो आपका 50,000 का जो निवेश था उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 82,500, 82,500। तो आपको जो 98,656 मिला उसमें से 82,500 को डिडक्ट करते हुए केवल 16,156 पर आपको 20% का टैक्स लगेगा, नहीं कि पूरे अमाउंट पर जो आपकी सोच थी। चलिए सिंघल साहब, बहुत ही डिटेल में पूरा रिसर्च करके मुकेश पटेल साहब ने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर सैलरी से मिलने वाले एरियर पर आपने टैक्स चुका दिया है तो रिफंड कैसे पाएं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए सीधे चलते हैं अपने कॉलर के पास। सूर्यांश सिंह राजपूत साहब हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूर्यांश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर।
सर मैं सूर्याज बोल रहा हूँ हरदोई यूपी से जी। मेरा क्वेश्चन था फॉर्म 10 के रिगार्डिंग। एक्चुअली मेरा 2020-21 का सैलरी एरिया था वो 2023-24 में क्रेडिट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन मुझे इस साल उसका टैक्स पे करना पड़ा, तो उसके लिए कुछ क्या उपाय हो सकता? अच्छा, टैक्स को वापस पाना चाहता है मुकेश पटेल साहब? जी सर। जी, लक्ष्मण जी, उन्होंने बहुत सही समय पर यह सवाल पूछा है, क्योंकि इसके लिए सूर्यांश जी आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपका आईटीआर जो वित्तीय वर्ष 23-24 माना असेसमेंट ईयर 24-25 का आपका आईटीआर भरना है आपको जुलाई तक, आपको ध्यान है। तो आईटीआर फाइल करने के पहले आपको एक फॉर्म 10E करके जो है फॉर्म, उसमें आपको इसकी गिनती के साथ ऑटोमेटिकली होती है, डिटेल्स देते हैं तब, ऑनलाइन ये फॉर्म फाइल करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये ऑनलाइन फॉर्म फाइल कीजिए, और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो सेक्शन 89 के तहत आप ये जो 10E का फॉर्म भरा है उसके आधार से आप 89 में रिलीफ क्लेम कर सकेंगे, तो आपको रिफंड आ जाएगा। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल समय पर करिए, ये जरूरी है। बिल्कुल समय पर करिए। समय पर आपने सवाल पूछ भी लिया और काफ़ी डिटेल में जवाब आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे जवाब से। मुकेश पटेल साहब, शो में कई सारे सवाल हैं लेकिन ले नहीं पाऊंगा, समय खत्म हो रहा है। अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिखिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।